नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बरसात के साथ जिले के वनांचल क्षेत्रों में बढ़ रहा मलेरिया का प्रकोप। हैदराबाद से ग्रामीण लेकर पहुंची मलेरिया। बैहर क्षेत्र अंतर्गत कुर्रेझोड़ी में 15 तो लुमोटी में मिले 14 मरीज मलेरिया के। आसपास के गांवों में भी किया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। जिले में बढ़ रहा नकली नोटों का चलन। वारासिवनी सब्जी बाजार में नकली नोट थमा गया अज्ञात व्यक्ति। सब्जी विक्रेताओं को दिए 200 रुपये के नकली नोट। पुलिस ने कहा सावधान रहे नागरिक। प्लास्टिक पर है प्रतिबंध, फिर भी हो रहा धड़ल्ले से उपयोग। नगर में रोजाना खप रहा 400 किलो पॉलीथीन। कार्यवाही के नाम पर नगरपालिका कर रही खानापूर्ति। अब पुनः कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं नगरपालिका अधिकारी। पुलिस व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए बालाघाट पुलिस लगातार संबंधित राज्य की पुलिस से संपर्क साधकर बातचीत कर रही है, जिसके चलते ही बुधवार को 14 लाख की इनामी नक्सली कान्हा भोरम दलम की नक्सली रामे पुणे के परिजन शव लेने पहुंची थी, जिसके बाद 23 जून दड़े कसा दलम की 14 लाख के इनामी नक्सली मनोज के परिजन शव लेने पहुंची। जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार को मनोज के शव को उनके परिजनों को सौंपने के लिए पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही की, जिसके बाद सुपुर्दनामा तैयार कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महिला नक्सली रामे पुणे व मनोज के शव को उनके परिजनों को देकर उनके गांव के लिए रवाना किया गया। सुरक्षा के लिहाज से जिला अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा रखा था, जिससे किसी भी प्रकार की चूक न हो सके और पुलिस व नक्सलियों के परिजन किसी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि बालाघाट के जंगल में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे नक्सलियों की कमर तोड़ने के उद्देश्य से सर्चिंग कर रही पुलिस ने ग्राम कंदला के जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में दड़े कसा दलम के कमांडर इन चीफ नागेश उर्फ राजू तलावी उम्र 38 वर्ष बूटेझरी गढ़चिरौली 29 लाख के नामी नक्सली व मनोज व महिला नक्सली रामे को ढेर किया है। बालाघाट के जंगल में दड़े कसा दलम के कमांडर इन चीफ नागेश के मारे जाने के बाद से ही नक्सलियों की कमर टूट गई है और इनसे उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसके बदले की फिराक में नक्सली लगातार अपना मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे अपनी दहशत फैलाने के लिए नक्सली पर्चे भी फेंक रहे हैं। हालांकि नक्सलियों की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पुलिस भी दावा कर रही है कि वो लगातार नक्सलियों की तलाश में जंगल में सर्चिंग कर रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों में से 2 नक्सली रामे पुणे व मनोज के परिजन उनके शव को लेने पहुंचे, जिस पर परिजनों को उनके शवों को सौंप दिया गया है। तीसरे नक्सली नागेश के शव को सौंपने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। जंगल में नक्सली पर्चों के फेंके जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ जंगल में लगातार सुरक्षा की जा रही है। घने जंगलों में बसे बालाघाट जिले में बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का अमला भी लगातार घर घर का सर्वेक्षण कर मलेरिया समेत अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में जुटा हुआ है। बावजूद इसके बैहर क्षेत्र में लगातार मलेरिया का प्रकोप फैलता जा रहा है और हाल ही में बैहर क्षेत्र के ग्राम कुर्रेझोड़ी व लुमोटी गांव में मलेरिया का प्रकोप फैल गया है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ग्राम कुर्रेझोड़ी के ग्रामीण हाल में मजदूरी का कार्य कर हैदराबाद से लौटे हैं, जिसके बाद उन्हें बुखार चढ़ने की शिकायत पर जांच की गई तो पता चला कि कुछ ग्रामीण मलेरिया से पीड़ित हैं, जिसके बाद पूरे गांव के ग्रामीणों की जांच की गई और जो लोग मलेरिया पॉजिटिव मिले हैं उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभवतः यहाँ के ग्रामीण हैदराबाद में किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आए होंगे जो मलेरिया से पीड़ित रहा होगा या फिर वह क्षेत्र ही मलेरिया ग्रसित रहा होगा। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मलेरिया के प्रकोप की जानकारी लगते ही स्टाफ के द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें मलेरिया के दोनों प्रकार से ग्रामीण ग्रसित मिले हैं,
जिन्हें उचित सलाह देकर उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिविर के दौरान ग्राम कुर्रेझोड़ी में 15 व ग्राम लुमोटी में 14 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। मैहर के ग्राम कुर्रेझोड़ी व लुमोटी में मलेरिया का प्रकोप फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला भी सतर्क हो गया है। यहाँ मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने इन ग्रामों का भ्रमण कर स्वास्थ्य अमले को बेहतर तरीके से ग्रामीणों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि दोनों गांवों से लगे अन्य गांवों का भी सतत भ्रमण कर वहां के समस्त ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जाए और मलेरिया पॉजिटिव मिलने पर ग्रामीणों का त्वरित उपचार किया जाए, जिससे कि मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने जंगली क्षेत्र के गांवों के ग्रामीणों से कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानियों का भी वितरण किया गया है, इसलिए ग्रामीण बारिश के सीजन में पूर्ण रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें और मलेरिया के प्रति बताए जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखें। एक ही स्थान पर अधिक समय तक पानी को जमा न होने दें और दवाई का छिड़काव अपने आसपास करते रहें। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मलेरिया के उन्मूलन के लिए नियमित रूप से दवाई का छिड़काव कर रहा है। मैहर में अभी हमारे यहाँ पर कुर्रेझोड़ी करके गांव है दक्षिण मैहर में, बिजली के पास में जी हाँ, और लिमोटी, तो इन गांवों में अभी हमने जो हमने सघन जांच की थी, तो उस जांच के दौरान हमको वहाँ पर कुर्रेझोड़ी में 14 केस पॉजिटिव मिले, जिसमें कि फैलसीफेरम और पाइवाइवेक दोनों के केस हैं। इसी तरीके से लिमोटी में भी हमको केस मिले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मजदूर जो गए थे हैदराबाद गए हुए थे और वहाँ से ये काम करके लौटे हैं, उसके बाद उनको बुखार आया है, तो और उनके बाद उनकी जांच की गई तो मलेरिया निकला है। तो हमने वहाँ पर टीम लगा दी है और हम क्या कर रहे हैं कि आसपास के कम से कम जितने 10-12 गांव हैं उन गांवों में डोर टू डोर जा करके सर्वे करने का और सबकी मलेरिया साइट बनाने का हमने एक अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस तरीके से ये भी पता लग जाएगा कि इन गाँवों में मलेरिया भी फैला है कि नहीं फैला है, और अगर फैला होगा तो उनको हम दवाई दे करके उनका इलाज करके उनको आने किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। हैदराबाद में इन लोग पीड़ित हो गए थे? हाँ, ये तो पूरी संभावना है कि वहाँ से आए होंगे, तो वहाँ जिस जगह में रहते रहे होंगे वहाँ कोई मलेरिया का पेशेंट रहा होगा, वो भी हो सकता है। या फिर ये दूसरी चीज़ें हो सकती है कि ये कोई क्रॉनिक कैरियर रहे हों, पहले से इनको मलेरिया रहा हो। तो इस चीज़ों में अभी थोड़ा सा जब और जाँचें कर लेंगे, अगर उनको भी कहीं पॉजिटिव निकलता है तो फिर तो समझ में आएगा कि यहीं से है। लिमोटी में कितने हैं मलेरिया के मरीज? वहाँ भी लगभग अभी 14 मरीज निकले हैं। जाँच तो ज़्यादा की हुई है, तो 15 के लगभग कुर्रेझोड़ी में है और 14 के लगभग। नगरीय निकाय चुनाव की अधिघोषणा शुरू होने के साथ ही नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों में 174 प्रत्याशी अब चुनावी रण में कूद गए हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने अपने वार्डों में घूमना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव में 9 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी भाजपा के झंडे के नीचे कार्य करते थे, जिसमें कुछ पूर्व पार्षद भी शामिल हैं और कुछ भाजपा पदाधिकारी भी, जो अब इस चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनको अब भाजपा संगठन ने फिर एक अंतिम मौका प्रदान करने की बात कही है। दरअसल 23 जून को जिला भाजपा कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, महामंत्री मौसम हरिणखेड़े, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के साथ ही 33 वार्डों के अधिकृत प्रत्याशी, उनके समर्थक और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 33 वार्डों के प्रत्याशियों को नगरीय निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दिया। हालांकि इस दौरान टिकट वितरण से नाराज हुए बागी प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई, जिस पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि टिकट वितरण को लेकर किए गए विचार विमर्श में उनका 1 किलो वजन शरीर से घट गया है, जिसे जीत के साथ बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि बागियों को अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आगे आकर जनता के बीच जाएं। हम उनके निलंबन की बात नहीं करेंगे। प्रदेश संगठन ने ऐसे लोगों की सूची मंगाई है, जिसमें 9 लोगों के नामों की सूची भेजी गई, जिस पर पार्टी विचार करेगी। तो मेरा आप सबसे कहना है, आप कहते हो कि जब ने प्रयास नहीं किया, मेरा 1 किलो खून घटा, 1 किलो आपके प्रत्याशी के चयन में अपने चुनाव में खून नहीं घटता, इस बार घटा है। अब उसको फिर से 1 किलो को 2 किलो बनाना है, तो 33 में से 33 पार्षद भाजपा के। विजुअल
बैठक को लेकर महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि नामांकन और चुनाव चिन्ह वितरण के साथ अब नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के साथ आज संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि संगठन से बगावत कर लगभग 9 लोगों ने अपना नामांकन नहीं उठाया है, जबकि 18 लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। ऐसे 9 बागी प्रत्याशियों को संगठन के द्वारा अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में सामने आकर कार्य करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही संगठन कार्यवाही करेगा। नगर पालिका परिषद के चुनाव का आगाज़ हो गया है। नामांकन की कार्रवाई के पश्चात, छटनी के पश्चात कल सबको चिन्ह आवंटित हो चुके, तो विधिवत आज 23 से नगरीय निकाय चुनाव की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में आज बालाघाट जिला भाजपा कार्यालय में बालाघाट नगर के तमाम 33 वार्डों के हमारे अधिकृत प्रत्याशी, उनके समर्थक और सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। चूँकि संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन के निर्णय के साथ जो सभी अधिकृत प्रत्याशी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन संगठन के निर्णय के साथ चलकर उन्होंने अपने नामांकन को वापस भी लिया है। सभी लोग आज एकत्रित होकर चुनावी रण के लिए हम सब आगे बढ़े हैं और सभी को विश्वास है कि हम सब पूरी एकता के साथ, पूरी सामूहिकता के साथ चुनाव में उतरेंगे और भाजपा को जीत दर्ज कराकर 33 वार्डों में भाजपा का कमल। जो बागी थे उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सारे विचार विमर्श मंथन के पश्चात प्रत्याशियों का चयन हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने संगठन के निर्देश के खिलाफ में जाकर भी नामांकन किया है। पहला प्रयास यह था कि उनका नामांकन वापस हो जाए। चूँकि अब नामांकन वापस होने के पश्चात जिन्होंने ले लिया उनका बहुत बहुत साधुवाद। कुछ ऐसे 9 ऐसे लोग हैं जो अभी भी रह गए। 33 वार्डों में 18 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने संगठन के निर्णय को मानते हुए अपना नामांकन वापस लिया। जो शेष 9 रह गए, उनसे भी प्रयास रहेगा कि पहला उन्हें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप संगठन के साथ चलकर अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दे दें। उसके बाद अगर तब भी वो नहीं आते तो निश्चित संगठन उसके लिए कार्रवाई करेगा और प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका बालाघाट सहित सभी नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध अब तक सिर्फ खानापूर्ति ही साबित हुआ है। इसके निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर अब तक अंकुश नहीं लग सका है। पर्यावरण को पॉलिथीन के अंधाधुंध प्रयोग से नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन नगर पालिका का अमला बेपरवाह है और न ही जिम्मेदार उसका पालन कराने के लिए सजग दिख रहे हैं। हालांकि फिर एक बार नगर पालिका अधिकारी ने पॉलिथीन को लेकर कार्यवाही करने की बात कही है, लेकिन ये कार्यवाही कितना असर दिखाती है ये कहा नहीं जा सकता। हर जगह पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। किराना, होटल, सब्जी दुकान सहित फलों के ठेलों आदि पर दुकानदार, व्यापारी खुलेआम पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं। पॉलिथीन के बढ़ते चलन से जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं बेजुबानों की जिंदगी भी खतरे में है। देश भर में 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन बैग के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध है। नियम का पालन न करने वालों को आईपीसी की धारा 133B के तहत सजा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गंभीरता नहीं बरती गई है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक और तय मानकों से कम के कैरी बैग का उपयोग हो रहा है। खास बात यह है कि बीते कुछ सालों में निकाय स्तर पर गठित टीमों ने महज गिनती के व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की। इसके बाद भी रोजाना बाजारों में करीब 4 से 5 क्विंटल प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। 4 साल पहले वर्ष 2018 में प्लास्टिक का कचरा कम करने के उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। तय मानकों से कम माइक्रोन के पॉलिथीन पर वर्ष 2012 से प्रतिबंध लगातार जारी है। जिले में निकायों ने वर्ष 2018 के बाद बृहद स्तर पर अभियान चलाना शुरू किया था। इस बीच दुकानों में घूम कर कुछ दुकानदारों पर कार्यवाही भी की गई, लेकिन कोरोना काल के बाद एक भी व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। जहां इनके उपयोग और प्लास्टिक से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, वहीं इसके सेवन से पशुओं की मौत हो रही है। हालात ये है कि प्रत्येक गली मोहल्ले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक पॉलिथीन, प्लास्टिक, थर्मोकोल के अंबार लगे हुए हैं। इसके दुष्परिणाम वर्षों से सामने आ रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए नगर पालिका ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।
इससे बाजार में इसका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में रोजाना उठने वाले कचरे में प्लास्टिक कचरे की भरमार रहती है, जबकि इसके अलावा लोग घर के कचरे पॉलिथीन में भरकर नालियों में भी फेंक देते हैं। इसके कारण एक और जहां नाली जाम हो जाती है, वहीं बारिश के समय नालियों की जाम स्थिति बनी रहती है। बता दें कि शहर को प्रतिबंधित पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने की जिम्मेदारी निकायों पर है। इसके परिपालन के लिए नगर पालिका परिषद बालाघाट ने अलग अलग टीमें गठित कर रखी हैं, लेकिन उनकी कार्यवाही कुछ विक्रेताओं तक ही सीमित रहती है। हालांकि कभी कभार पालिका अधिकारी कर्मचारियों की टीम कार्यवाही के लिए सब्जी मंडी, दूध दुकान, किराना स्टोर समेत अन्य जगहों पर पहुंच जाती है, लेकिन ये कार्यवाही नाकाफी ही साबित होती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के प्रति लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए नगर पालिका टीम बनाकर कार्यवाही करेगी और पॉलिथीन मिलने पर उसे जब्त करने की भी कार्यवाही के साथ ही जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। आप जो प्लास्टिक प्रबंधन अपशिष्ट अधिनियम आया है, उसके अंतर्गत 100 माइक्रोन से नीचे की जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होंगी तो उन पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। वो किसी भी प्रकार से हो, पॉलिथीन हो, बैग हो, ईयरबड्स हो या किसी अन्य प्रकार की सामग्री है जो 100 माइक्रोन से कम उसकी मोटाई है, तो उसका प्रयोग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत उसके लिए मनाही है, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसीलिए सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है और सभी दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। यह हमारे मिट्टी को गंदा बना रहा है, दूषित कर रहा है और इसी प्लास्टिक का पॉलीथीन से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप स्वतः ही इस निर्णय को पालन करने का कष्ट करें और हम लोग भी अपने स्तर पर इसमें जुर्माने की कार्रवाई निरंतर 1 तारीख से चालू करेंगे। बालाघाट कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा के निर्देशन में जिले में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गया है। वारासिवनी में निकाय चुनाव के प्रथम चरण के तहत आगामी 6 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी केसी बोपची ने गुरुवार 23 जून को नगरपालिका पार्षद प्रत्याशियों की बैठक ली। तहसील कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिशा डहरिया, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, चुनाव लेखा अधिकारी निशांत कुमार सहित 15 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी केसी बोपचे ने प्रत्याशियों को निकाय चुनाव के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान बिना अनुमति के किसी भी तरह की रैली या सभा का आयोजन नहीं होगा। प्रत्याशियों को रैली, सभा आदि के आयोजन की अनुमति के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। वहीं प्रत्याशियों के प्रचार वाहन में डीजे लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रचार वाहनों में सिर्फ 2 पोंगे लगाने की अनुमति होगी। वहीं प्रत्याशियों को प्रचार वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर रिटर्निंग अधिकारी से विधिवत अनुमति लेनी होगी। वहीं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षर युक्त अनुमति पत्र की मूल प्रति प्रचार वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाना आवश्यक होगा। प्रचार वाहनों में अनुमति पत्र की छाया प्रति लगी होने की स्थिति में उक्त वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए प्रशासन की 2 टीमें प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग करेंगी। हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली जिसमें प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के व्यक्तियों मैंने पदाधिकारियों को बुलाया था। उनको हमने निर्वाचन की विधि के बारे में जानकारी दी है और खासकर उनको सभाओं के बारे में, वाहनों की अनुमति के बारे में और निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया है। और उनको आज आवश्यक उनके जो है परिचय पत्र और जो आदर्श आचार संहिता है, उनके मतदान केंद्रों की सूची है और विधि मान्य मतदाताओं की सूची है, वो मान्य प्रत्याशियों की सूची दी गई है और उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में भी अवगत कराया गया है। सर ये जो डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित देखिए, डीजे की अनुमति कभी नहीं मिलती है। यदि प्रचार वाहन है तो उसमें 2 चोंगे लगेंगे, एक आगे और पीछे, उससे प्रचार करना है।
और सभाओं के लिए भी प्रतिबंध है, आपको अनुमति लेना पड़ेगा, जितनी सभाएं रैली की अनुमति लेनी पड़ेगी और संपत्ति विरूपण का पालन करना पड़ेगा। यदि किसी की संपत्ति विरूपित पाई जाएगी तो FIR दर्ज सर सभाओं में जैसे जनरली डीजे का उपयोग किया जाता है, स्टार प्रचारक आते हैं, मैंने वाहनों के लिए शब्द का उपयोग किया, वाहनों के लिए उपयोग नहीं होगा।